Hello everyone, I warmly welcome you for tuning to the Mavi Coders in the journey of learning C language. Today in this tutorial we will unravel the magic behind the code transformation. So without any further delay, let us delve into this captivating topic, that is the execution flow of C program. So there are ample of steps involved in the execution of a C program. In order to understand the flow of C program, let us understand the following diagram. So there are a certain number of steps involved during the execution of a C program. Let's take a quick overview of those all steps. The first step is source code. So in this we write the source code. Then this source code is given as an input to the preprocessor. Then that preprocessor gives expanded source code as an output with an extension of .i. Then this code, this expanded source code is given as an input to the compiler. The compiler compiles that code and generate the object code with the .obj extension. Now this code is given to the linker. Then the linker converts this object code into the executable code, that is with the extension .exe in case of Windows. In case of other operating system, the extension would be different. So now this executable code will be given as an input to the loader. The loader will load it on the random access memory. From there the processor will process over that data or over that program and give you the corresponding output. So now let us go through each step in bit detail. तो जो पहला स्टेप है सोर्स कोड वाला, उसको देखते हैं हम. द प्रोग्राम विच वी राइट दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स कोड. जो भी हम कोड लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं. वी कैन राइट द सोर्स कोड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ एनी IDE. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. मतलब जो हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं या तो हम वो IDE की हेल्प से लिख सकते हैं या फिर विदाउट IDE की हेल्प से लिख सकते हैं. अगर हमें विदाउट IDE की हेल्प से लिखना है तो हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल नोटपैड जैसा कोई भी टेक्स्ट बेस एडिटर. फिर कंपाइलर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर हम उसे CMD पे इन दोनों की हेल्प से रन करवा सकते हैं प्रोग्राम को. सेकेंडली अगर देखें तो अगर हमने IDE का इस्तेमाल करना है तो उसमें हमें इंस्टॉल करने की ज़्यादा चीज़ों को ज़रूरत नहीं होती है. उसमें सारे ही ये चीज़ें कह सकते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया या एडिटर हो गया, ये सब कंबाइनली अवेलेबल होता है. तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. ऑल्सो IDE यूज़ करने का एक फ़ायदा है कि आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली आइडेंट हो जाता है. हमें ज़्यादा आइडेंटिशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड जो हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे उसे हमें .c एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ेगा. जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइल का नेम लिख दिया है फर्स्ट और फिर .c करके उसको सेव किया है. अब ये जो हमने सोर्स कोड बनाया है इसको एज एन इनपुट प्री प्रोसेसर को दिया जाता है. प्री प्रोसेसर क्या है? अब प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ इन्वोक्ड बिफोर द कंपाइलर इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्री प्रोसेसिंग ओवर द सोर्स कोड. प्री प्रोसेसर कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जो कि इन्वोक कराया जाता है बिफोर द कंपाइलर. मतलब कंपाइलर के इन्वोक होने से पहले प्री प्रोसेसर को इन्वोक किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने जो सोर्स कोड है उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करनी होती है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. जो प्री प्रोसेसर होता है वो आपका जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनको ओरिजिनल कंटेंट से रिप्लेस करवाने में हेल्प करता है. जैसे कि #include ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, या #include ये फिर बाद में है conio.h है, या फिर ये #define max50. प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जो जैसे ये लिखा है कि #include stdio.h, इसके करस्पॉन्डिंगली जो ओरिजिनल कंटेंट होगा हेडर फाइल्स का उसको इंक्लूड करवा देगा आपके सोर्स कोड के अंदर. वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है कि द प्री प्रोसेसर एड्स द ओरिजिनल कंटेंट as per
as the preprocessor directives into the source code and gives the expanded source code as an output. वही चीज़ है कि ये कंटेंट में ये ओरिजिनल कंटेंट को ऐड कर देगा जो भी स्पेसिफाई किया गया होगा बाय द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो होते हैं जो प्री प्रोसेसर को डायरेक्ट करते हैं. सेकेंडली, अब ये वाले केस में देखते हैं कि इसमें क्या करेगा वो, कि ये जो मैक्रो टेम्पलेट है मैक्स, इसको वो रिप्लेस कर देगा 50 में. मतलब जहाँ जहाँ आपके प्रोग्राम के अंदर मैक्स लिखा होगा वहाँ मैक्स को रिप्लेस करके वहाँ पे 50 कर देगा. ये काम है प्री प्रोसेसर का. एक और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है कि ऑल्सो ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग ऑफ सी प्रोग्राम कमेंट्स आर इग्नोर्ड एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्री प्रोसेस्ड आउटपुट. जो भी हम कमेंट्स करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उनको इग्नोर कर दिया जाता है प्री प्रोसेसर के द्वारा. और जो इसका आउटपुट होता है बोले तो दिस एक्सपेंडेड सोर्स कोड विद द .i एक्सटेंशन, उसमें कमेंट्स नहीं होते. कमेंट्स को पहले ही मतलब उनमें इग्नोर कर दिया जाता है कमेंट्स को प्री प्रोसेसर के द्वारा. नाउ अब ये जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड होता है इसको एज एन इनपुट दिया जाता है कंपाइलर को. अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ इन्वोक्ड आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग होने के बाद कंपाइलर इन्वोक होता है. इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू कन्वर्ट द हाई लेवल्ड प्रोग्राम इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म. ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था आई गेस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कि कंपाइलर का मेन काम होता है कि हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल और आई वुड से कि मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो ये वो काम करता है. ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द एरर्स. जो भी आपके जो कोड लिखा है या फिर इस स्टेज पे उसको जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड मिला है उसमें अगर कोई एरर्स होंगी तो उन एरर्स को वो चेक करेगा. अगर उसे एरर्स मिलती हैं तो देन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द सी प्रोग्राम विल गेट टर्मिनेटेड देयर ओनली. तो वहीं पे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन. नाउ and another crucial task of the compiler is to allocate the memory to the compiled program through the operating system. जब आपका कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है तो उसके बेसिस पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके प्रोग्राम को जितनी भी रिक्वायर्ड मेमोरी है वो एलोकेट करवा देता है इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी. सपोज़ कीजिए आपने अपने प्रोग्राम में 4 वेरिएबल इंट टाइप के वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो उन इंट टाइप के वेरिएबल्स को जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी तो उस मेमोरी को एलोकेट करवाता है कंपाइलर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी. फाइनली इट गिव्स आउटपुट एज एन ऑब्जेक्ट कोड. कंपाइलर जो आउटपुट देता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं हुज एक्सटेंशन इज .obj. Before moving on to the next stage, I would like to explain you one thing which I should have told you while I explained this pre-processing stage. वो ये बात है कि जैसे जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे उसकी स्टार्टिंग करते हैं हम #include conio.h या फिर #include stdio.h, तो हम इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड क्यों करते हैं? हम इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड इसीलिए करवाते हैं ताकि हमने जो इनबिल्ट फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज़ किए हैं जैसे printf, scanf, getch या फिर clr scr आई मीन क्लियर स्क्रीन फंक्शन, तो इन सब को यूज़ में लेने के लिए हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराया था. क्योंकि अब देखते हैं कि ये जो हेडर फाइल्स हैं इनमें इन जो फंक्शन जो ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं इनकी प्रोटोटाइप डेक्लरेशन प्रेजेंट होती है इन दीज हेडर फाइल्स. दैट इज़ वाई वी गाइज include those header files in our programs. अब क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या होता है या फिर प्रोटोटाइप डेक्लेरेशन क्या होती है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ द लिंकिंग स्टेज. लिंकिंग स्टेज, इन दिस स्टेज
object code is taken as an input, and finally the executable code is generated as an output. So let us see what is linker. A linker is a program that takes object files as an input from the compiler. Compiler ने जो भी object files generate करी होती हैं उनको as an input linker लेता है. नेक्स्ट चीज़ मैंने लिख रखी है कि द डेफिनेशंस ऑफ द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ द सी प्रोग्राम ऑफ द सी आर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरीज ऑफ द सी. जो मैंने अभी बात करी थी कि जो इनबिल्ट फंक्शंस होती हैं जैसे printf, scanf, getch, clr, scr, इन सब की जो डेफिनेशन होती है वो एक्चुअली में प्रेजेंट होती है लाइब्रेरीज ऑफ सी में. Hence, the linker collects the necessary object files and links those files with the libraries correspondingly. The libraries of C correspondingly as per the requirements and combine them all together into a single executable file. Thus, gives the executable code as an output. लिंकर क्या करता है कि जो उसे ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलती हैं कंपाइलर से, उन सब में से जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं उनको कलेक्ट करता है और करस्पॉन्डिंगली जो सी की लाइब्रेरीज़ चाहिए होते हैं, जो सी की लाइब्रेरीज़ वाला डेटा चाहिए होता है, जो डेफिनेशंस चाहिए होती हैं, जो हमने प्रोग्राम में इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ किए हैं उनके अकॉर्डिंग उन डेफिनेशंस को भी लिंक करता है फ्रॉम द लाइब्रेरीज ऑफ सी विद दिस ऑब्जेक्ट फाइल्स. और इन सभी को कंबाइनली ऑल टुगेदर कंबाइनली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके देता है एज एन आउटपुट विद द एक्सटेंशन .exe. अब मैंने .exe एक्सटेंशन इसलिए ये सिर्फ विंडोज़ के केस में है .exe. अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम और होगा तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी एग्जीक्यूटेबल कोड की वो कुछ और होगी. बेसिकली अगर देखें तो ये जो .exe फाइल है ना, यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है. हेडर फाइल्स और ये जो प्री डिफाइंड लॉजिक्स होते हैं जो हमें सी की लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करती हैं, इन सब के बारे में हम एक प्रोग्राम बना के अच्छे से समझेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स. टिल देन इतना समझ लो कि जो प्री प्रोसेसिंग स्टेज है उसमें हम ओरिजिनल कंटेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा देते हैं और लिंकिंग स्टेज में जो भी हमने इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ किए होते हैं उनकी डेफिनेशंस को लिंक करवा देते हैं हमारे प्रोग्राम में. उन डेफिनेशंस में लिखा कुछ नहीं होता, उनमें प्री डिफाइंड लॉजिक्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं जिन्हें कि हम यूज़ में ले लेते हैं ताकि हमें खुद से लॉजिक ना लिखने पड़ें. अब सपोज़ कर लीजिए कि अगर हमें सी ये वाली सुविधा प्रोवाइड ना करती तो हमें इनपुट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए खुद से कोडिंग करनी पड़ती, खुद से लॉजिक बिल्ड करवाने पड़ते, जैसा कि हम किसी और टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं. नाउ आफ्टरवर्ड्स दिस .exe फाइल और आई वुड से कि दिस एग्जीक्यूटेबल कोड इज़ गिवन एज एन इनपुट टू द लोडर. लोडर क्या करता है कि ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसको मेमोरी में लोड कर देता है और मोर स्पेसिफिकली आई वुड से कि रैम पे लोड कर देता है. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चाहे कोई भी प्रोग्राम हो उसको अगर प्रोसेस होना है तो अल्टीमेटली उसे रैम पे आना ही पड़ेगा. तो रैम पे लाने का काम लोडर करता है. फाइनली जब जो आपका डेटा है या फिर जो आपका प्रोग्राम है या कोड है जो भी है वो जब रैम पे आ जाता है तो उस पर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है यूजिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स और एनी अदर रिक्वायर्ड सर्टेन यूनिट्स, और उस पर प्रोसेसिंग करके हमें जो भी आउटपुट है वो जनरेट करके दे देता है. सो नाउ लेट मी क्विकली समराइज दिस whole process, this execution flow of C program. सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं. सोर्स कोड लिखने के बाद उसे हम .c एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे. फिर वही सोर्स कोड हमारा एज एन इनपुट दिया जाएगा प्री प्रोसेसर को. प्री प्रोसेसर उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करेगा या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसमें
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देगा उनके ओरिजिनल कंटेंट से, और उस ओरिजिनल कंटेंट को इंक्लूड कर देगा हमारे सोर्स कोड में। और जहाँ जहाँ मैक्रो टेम्पलेट्स हैं उन्हें एक्सपेंड कर देगा एंड हैंस एक्सपेंडेड सोर्स कोड जनरेट कर देगा, जिसका कि एक्सटेंशन होगा .i। फिर वही जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड है वो कंपाइलर को दिया जाएगा। कंपाइलर चेक करेगा उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर एरर है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा, अगर एरर नहीं है तो फर्दर आगे जाएंगे। ऑल्सो कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उस जो कोड है उसके लिए उसमें जो भी जितनी भी मेमोरी रिक्वायर्ड है उससे एग्जीक्यूट होने के लिए वो मेमोरी एलोकेट करवा देता है रैम के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है कंपाइलर। ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है इसकी एक्सटेंशन .obj होती है। फिर लिंकर का काम होता है कि जितनी भी लाइब्रेरीज ऑफ सी रिक्वायर्ड हैं उन्हें और जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं उन्हें ऑल टुगेदर कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, जिसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड कह देते हैं। और इसकी एक्सटेंशन विंडोज़ के केस में .exe होगी। फिर ये .exe जो फाइल है इसको लोड किया जाएगा लोडर के द्वारा ऑन द रैम। फाइनली जो प्रोसेसर है उस डेटा के ऊपर या उस प्रोग्राम के ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करके दे देगा। So this brings us to the end of this interesting session on execution flow of C program. I hope you all enjoyed this session. Keep learning, stay curious. Thank you all for joining today.